Good morning, students. Now we are moving towards the third lecture of our surface chemistry. Okay, so in the first lecture we discussed about the introductory part of the surface chemistry. Second lecture we talked about catalyst as well as enzyme and the progress of the reaction. We also talked about a new type of material, that is zeolite. जियोलाइट मतलब एल्यूमिनोसिलिकेट्स, माइक्रोपोरस एल्यूमिनोसिलिकेट. Now we are moving towards the third section of our topic surface chemistry, and that is dispersed system. Now what do we mean by dispersed system? The term dispersed system refers to a system in which one substance is distributed in discrete units throughout a second substance. डिस्पर्स सिस्टम का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस, वन ऑफ द सब्सटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द सेकेंड सब्सटेंस. दूसरे सब्सटेंस के अंदर अगर फर्स्ट सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट हो गया हो, कम ऑन लेट अस से कि salt and water. Salt is one substance, water is another substance. अब दोनों को मिक्स किया जाए. ओके, salt plus water. What is happening? Salt is entering into the water. तो salt जो है वो फर्स्ट सिस्टम है and water is the second system. तो salt is entering into the water, that means first system is getting distributed within the second system, and ये जो salt solution बन रहा है, it is an example of dispersed system. अब ये जो फेज है वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है. इन दिस केस, इन दिस एग्जांपल यू कैन सी के सॉल्ट जो है वो सॉलिड में है एंड वाटर जो है वो लिक्विड में है. लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम के फर्स्ट सिस्टम जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस है एंड सेकेंड सिस्टम जो है वो सॉलिड लिक्विड गैस. डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सिस्टम वी आर कंसर्न एट दैट टाइम. ओके, अब डिस्पर्स सिस्टम के कौन से टाइप्स होते हैं? फर्स्ट इज ट्रू सॉल्यूशंस, सेकंड इज कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड थर्ड इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जो सॉल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट ऐड हो रहा है, सपोज सॉल्ट जो है, सॉल्ट पानी में जा रहा है, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट सॉल्ट का साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम हो, ओके, तो दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. ओके, एग्जाम्पल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन और होमोजीनियस सिस्टम, सॉल्ट सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन. यानी मोस्टली जो होमोजीनियस सिस्टम होते हैं दैट कम्स अंडर ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूट का साइज है, पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से कम है. सेकेंड जो आया दैट इज योर कोलॉइडल डिस्पर्शन. Now colloidal dispersion means the particles are in the size range of 1 to 500 या 1 to 500 नैनोमीटर रेंज. एग्जाम्पल क्या है? माइक्रो हेट्रोजीनियस सिस्टम सच एज प्लाज्मा, मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशन, हमारे बॉडी में जो प्लाज्मा सॉल्यूशन है या मैक्रोमोलिकुलर सॉल्यूशंस जो भी होता है जिसका जो पार्टिकल रेंज है वो 1 से 500 के बीच में है, इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 500 नैनोमीटर, that type of solution is known as colloidal solution. Now what do you mean by heterogeneous solution? heterogeneous solution means इसमें जो particle size जो है वो 500 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा. The solution in which the particle size of the solute is greater than that of 500 nanometer is known as heterogeneous solution. अब मुझे ट्रू सॉल्यूशन में से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना हो तब मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्रू सॉल्यूशन का कंडेंसेशन करना होगा या एग्रीगेशन करना होगा. अब मुझे कोलॉइडल सॉल्यूशन में से हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन बनाना होगा. देन यू कैन सी कि कोलॉइडल का जो साइज़ है, पार्टिकल साइज़, वो 500, 1 से 500 के बीच में है एंड हेट्रोजीनियस का जो है वो 500 से ज़्यादा है. ऑब्वियसली तो कोलॉइड में क्या होगा? कोएगुलेशन या फ्लॉक्यूलेशन, यानी कि वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे. ओके, सो इट विल गेट जॉइंड विथ ईच अदर सो दैट द पार्टिकल साइज बिकम्स ग्रेटर दैन दैट ऑफ 500 नैनोमीटर. अब मुझे
हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन में से कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना है। नाउ यू कैन सी कि हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज क्या है, ग्रेटर देन दैट ऑफ 500। अब कोलॉइडल का क्या है, लेस देन दैट ऑफ 500। तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, हिट्रोजीनियस सिस्टम का जो सॉल्यूट है उसको टूटना होगा। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज dispersion. When dispersion of heterogeneous solution takes place, it gives rise to colloidal solution. अब ये देखो कि ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर से कम है, ओके। एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो साइज है, पार्टिकल साइज है, वो 10⁻⁷ to 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच में है। एंड सस्पेंशन या हिट्रोजीनियस सिस्टम जो है उसका जो पार्टिकल साइज है वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर से ज़्यादा है, ओके। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एज वेल एज सस्पेंशन। अब कंपेयर करते हैं। There are three types of solutions. First is true solution, second is colloidal solution and third is suspension. जो सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज किसके रेंज में है, 1 नैनोमीटर टू 100 nanometer, that is known as colloids, and the solution whose particle size is greater than that of 100 nanometer, they are known as suspension. ये है ग्राफ का, ये जो फिगर दिख रहा है उसका मीनिंग ये है। Now what are true solutions made up of? ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सिंगल एटम्स हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयन हो सकता है या पॉलीएटॉमिक आयंस हो सकते हैं, बट देयर साइज इज लेसर देन दैट ऑफ 1 नैनोमीटर। अब कॉलॉइड्स में क्या होते हैं, कॉलॉइड्स कंटेन एग्रीगेट्स ऑफ एटम्स, molecules or ions, or it may also contain macromolecules like proteins. That means जो solution ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं उसके कंपैरिजन में उससे थोड़ा बड़ा क्लस्टर फॉर्म होगा कॉलॉइड्स में। सस्पेंशन में क्या है, इट हैज़ मोर पार्टिकल साइज का जो नंबर है दैट इज मोर देन दैट ऑफ colloid, तो दैट विल फॉर्म अ बिग क्लस्टर, क्लम्प्स बनाएगा, सच एज सैंड का पार्टिकल साइज आपको पता है कि इट इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ 100 नैनोमीटर। सो अगर सैंड एंड वाटर का अगर एक सॉल्यूशन मिक्स करो सैंड एंड वाटर को, देन इट विल फॉर्म अ सस्पेंशन, इट विल नॉट फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन एंड इट विल नॉट फॉर्म कोलॉइडल सॉल्यूशन। नाउ इन दिस टॉपिक द मेन कॉलॉइड्स में जो मेन टॉपिक है दैट इज़ द टिंडल इफेक्ट। ये जो टिंडल इफेक्ट है वो 11th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो, इवन आई थिंक कि 8th में भी आता था ये। सो ये आप स्मॉलर लेवल से पढ़ते आ रहे हो एंड ये MSc लेवल तक आपके पीछे होगा केमिस्ट्री में। सो दिस टिंडल इफेक्ट इज एज सच सिंपल बट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके। What is Tyndall effect? When a strong beam of light is passed through a colloidal solution, the path of light becomes visible when viewed from a direct at right angle to that of the incident light. जब एक लाइट का एक जो रे है वो किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन से अपने पास करे, तब वो जो पास हो रहा है लाइट उसका डायरेक्शन अपने को दिखता है। कब दिखता है, जब वो इंसिडेंट लाइट के राइट एंगल से अपने देखें। सपोज इंसिडेंट लाइट इज गोइंग इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, तो अपना जो आईज है वो इंसिडेंट लाइट के 90 डिग्री पे रखा जाए। अगर अपने 90 डिग्री एंगल पे खड़े होके वो लाइट को देखे, देन व्हाट विल हैपन, वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट। लाइट का जो बीम है वो अपने लिटरली देख सकते हैं। This occurs because the colloidal particles absorb light energy and scatter them in different directions. ये दिखने का कारण क्या है, लाइट कहाँ से पास किया हुआ है कोलॉइडल सॉल्यूशन में। सो कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स। ये जो कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर देगा एंड इट विल स्कैटर द लाइट, ओके। तो जब स्कैटरिंग होता है, the phenomena of scattering of light by solid particles to form illuminated beam
or cone is known as Tyndall effect or Tyndall beam or Tyndall cone. तो ये जो फिनोमेना हो रहा है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, that means absorption of light beam by the colloidal particles and scattering के वजह से अपने को light beam दिख रहा है, then this process is known as Tyndall effect या आपने बोल सकते हैं Tyndall beam or it is also known as Tyndall cone. Now what do you mean by heterogeneous dispersion? Heterogeneous dispersion का दूसरा नाम है suspension. Okay, so heterogeneous fluid containing solid particles that are sufficiently large for sedimentation. हिट सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होता है जो इतने बड़े होते हैं कि वो सेडिमेंटेशन कर लेता है. सेडिमेंटेशन इन द सेंस कि सपोज सैंड लिया, सैंड एक पार्टिकल है, एंड पानी लिया, सैंड एंड वाटर को मिक्स कर दिया. आफ्टर मिक्सिंग वो बीकर को या वो वेसल को ऐसे अपने स्टेबल रखे तो क्या होगा, थोड़ी देर के बाद सैंड जो है वो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा वेसल के बॉटम पे. ओके, सो दिस सेटिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इज नोन एज सेडिमेंटेशन. तो मोस्टली सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है, ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, इट मेनली कंटेन्स अंडरगो सेडिमेंटेशन प्रोसेस. क्यों? बिकॉज पार्टिकल साइज जो है वो 500 या 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, जिसके वजह से पार्टिकल जो है वो भारी है. बिकॉज ऑफ द weight of the particles it has the tendency to settle down at the bottom of the vessel या bottom of the beaker. तो वो beaker के नीचे sediment हो जाता है. Particle size is greater than that of 1 micrometer. Dispersion is made by mechanical agitation. सैंड इनवर्ट डिस्पर्शन कैसे बनता है? मैकेनिकल एजिटेशन मीन्स अपने हाथ से ही या विद द हेल्प ऑफ एनी मैकेनिकल फोर्स. अपने सपोज कॉनिकल फ्लास्क में पानी लिया एंड उसमें सैंड डाला, क्या होगा? वो मिक्स नहीं होगा. उसको मिक्स करना हो तो अपने को एक्सटर्नली शेक करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज मैकेनिकल एजिटेशन. Now let us talk about the next definition, that is aerosol. Aerosol का मतलब क्या है? A suspension of liquid droplets or a suspension of fine solid particles in air. यहाँ पे आपको पता है कि सिस्टम जो है वो 2 फेज के बने होते हैं. ओके, तो फर्स्ट फेज अगर गैस हो एंड उसके अंदर सेकेंड फेज वाला जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स है या फाइन सॉलिड पार्टिकल्स है वो उसके अंदर सस्पेंड हो गए, इन द सेंस कि वो मिक्स हो गए, देन इट इज़ नोन एज एरोसोल. एरोसोल वाई? बिकॉज वन ऑफ द फेस हियर, लार्जर फेस हियर इज गैस. यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल आप देखोगे तो पता चलेगा कि स्मोक है, एयर पोल्यूशन है, स्मॉग है. तो ये सब क्या है कि अपने एटमोसफियर के अंदर गैस प्रेजेंट है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज, सपोज लिक्विड ड्रॉपलेट्स या सॉलिड पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो गया, देन इट इज़ नोन एज एरोसोल. तो यहाँ पे जो बल्क सिस्टम है, जो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जिसका अमाउंट ज़्यादा है, वो गैस है. सो दैट्स वाई इसका नाम है एरोसोल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इमल्शन. नाउ इमल्शन का मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स. 2 से ज़्यादा लिक्विड अगर एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो रहे हो. ओके, अगर ऐसा कोई सिस्टम बना है देन इट इज़ नोन एज इमल्शन. सो व्हाट इज इमल्शन? अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर इमिसिबल लिक्विड्स. वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन द अनदर. एक लिक्विड जो है वो दूसरे के अंदर डिस्पर्स हो गया है. एग्जाम्पल क्या है? वाटर एंड ऑयल. यू हैव सीन कि अगर टेस्ट ट्यूब में सपोज आपने पानी लिया है एंड उसके अंदर एक ड्रॉप ऑयल डाल दिया, क्या होगा? इट विल फ्लोट ऑन द वाटर. पानी नीचे होगा एंड ऑयल जो तेल जो है वो ऊपर तैरेगा. सपोज आपने वो टेस्ट ट्यूब को शेक किया, व्हाट इज हैपनिंग? ये जो ऑयल का जो पार्टिकल्स है वो वाटर के अंदर टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाएगा. ओके, सो दोनों क्या है, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे, स्टिल दे आर फॉर्मिंग व्हाट? दे आर फॉर्मिंग टाइनी ड्रॉपलेट्स. सो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज इमल्शंस. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कलर्स. क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम.
फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के ऊपर होता है कि डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इज सॉलिड, लिक्विड ऑन गैस. डिपेंडिंग ऑन बोथ द क्लासिफिकेशन इज डन. Second classification is on the basis of the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase and dispersion medium के बीच में interaction किस तरीके से हो रहा है उसके basis पे classification होता है colloids का. थर्ड इज टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द डिस्पर्स्ड फेस. डिस्पर्स्ड फेस के अंदर कौन से टाइप के पार्टिकल है उसके हिसाब से भी क्लासिफिकेशन होता है कॉलॉइड्स का. सपोज फर्स्ट जो है द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट, तो सॉलिड लिक्विड गैस जो है उसके बेसिस पे. सपोज डिस्पर्स्ड फेस जो है वो सॉलिड है एंड डिस्पर्शन मीडियम है वो भी सॉलिड है, तो क्या बनाएगा वो, कौन सा कॉलॉइड बनाएगा, सॉलिड सॉल. एग्जाम्पल यू कैन सी के सम कलर्ड ग्लास एंड जेमस्टोन. ये जो टेबल है आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में आता था. ओके सो ये जो टेबल है वो आपने 12th स्टैंडर्ड में ही कंप्लीट कर लिया है. एंड 12th स्टैंडर्ड आई थिंक चैप्टर 5, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, बट NCERT के चैप्टर 5 में ये आता था ये टॉपिक. ओके सो सॉलिड एंड सॉलिड, अगर डिस्पर्स्ड फेस सॉलिड है एंड डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है देन इट इज फॉर्मिंग सॉलिड सॉल. नाउ सॉलिड डिस्पर्शन फेस इज सॉलिड, dispersion medium is liquid, then it is forming sol. Dispersed phase is solid, dispersion medium is gas, then it forms aerosol. If the dispersed phase is liquid and dispersion medium is solid, then it is forming gel. अगर दोनों लिक्विड लिक्विड हो एंड दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हो then it is known as emulsion. Okay. Now if the dispersed phase is liquid and dispersion medium is gas, then it is forming aerosol. मैं एग्जाम्पल नहीं देख रहा, आपको दिख रहा है. ओके सो यू नोट डाउन दैट. नाउ if the dispersed phase is gas and dispersion medium is solid, then the type of the colloid form is solid sol. And if the dispersed phase is gas and dispersion medium is liquid, then the type of colloid form is foam. ये जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था वो किसके बेसिस पे था, ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट. सॉलिड था, लिक्विड था या गैस था, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन अपनों ने देख लिया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ इंटरैक्शन. ओके सो फर्स्ट जो है डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्स्ड मीडियम के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा है इट मे बी आइदर लायोफोबिक इंट्रैक्शन या इट विल बी लायोफिलिक इंट्रैक्शन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लायोफोबिक कोलॉइड. लायोफोबिया, फोबिया मीन्स आपको पता है कि फोबिया मतलब डर. लायो मीन्स व्हाट, वाटर या सॉल्वेंट, यू कैन से सॉल्वेंट. सॉल्वेंट से डर लगता हो तो अगर सपोज आपको किसी चीज़ से डर लगता है देन व्हाट विल यू डू, उसके पास जाओगे कि उससे दूर जाओगे. Obviously you will move away from that particle या substance या whatever XYZ. तो लायोफोबिक क्या करेगा, लायोफोबिक कोलॉइड मीन्स इट इज सॉल्वेंट हेटिंग. सो अगर वो सॉल्वेंट के पास नहीं जाएगा, वो सॉल्वेंट से दूर रहने की कोशिश करेगा. When metals and their sulfides simply mixed with dispersion medium, they do not form colloids. जब मेटल्स या उसके सल्फाइड को अगर डिस्पर्शन मीडियम में ऐसे ही मिक्स कर दिया हो तब वो कोई कोलॉइड नहीं बनाता है. तो सपोज मुझे वो उसका कोलॉइड बनाना है देन उसको क्या करना होगा, उसको स्टेबलाइज करना होगा. उसको स्टोर करने के लिए पहले उसको स्टेबलाइज करना होगा. ये जो लायोफोबिक कोलॉइड्स का जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बैक. एंड एग्जाम्पल्स आर कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर, ferric hydroxide and AS2O3, AS2S3 etc. Now what is लायोफिलिक कोलॉइड्स. लायोफिलिक मतलब, फिलिक मतलब अट्रैक्टिंग या लविंग यू कैन से. तो लायोफिलिक मतलब सॉल्वेंट लविंग. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है देन व्हाट विल यू डू, यू विल गो टूवर्ड्स इट या यू विल मूव टू अवे फ्रॉम इट. ऑब्वियसली यू विल गो टूवर्ड्स दैट सब्सटेंस. देन सिमिलरली लायोफिलिक में भी ये जो
पार्टिकल है दैट इज लायोफिलिक, सॉल्वेंट लविंग है, तो वो क्या करेगा, सॉल्वेंट के पास जाने की कोशिश करेगा. इट इज डायरेक्टली फाउंड बाय सब्सटेंसेस लाइक गम, जिलेटिन, रबर एक्सेट्रा ऑन मिक्सिंग विद सुइटेबल लिक्विड. किसी लिक्विड के अंदर मिक्स, सुइटेबल लिक्विड के अंदर कोई पार्टिकल्स को मिक्स किया जाए, देन इट विल फॉर्म द गम एंड जिलेटिन, रबर एक्सेट्रा. ओके, सो दिस इज एन लायोफिलिक कॉलर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, दैट मीन्स इट इज़ सेल्फ स्टेबलाइजिंग. उसके अंदर कोई एक्सटर्नल स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि वो खुद लायोफिलिक है, वो सॉल्वेंट के पास खुद ही चला जाएगा, वो खुद ही एक स्टेबलाइज़र है. तो बाहर से कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने की ज़रूरत नहीं है. अब ये जो है वो रिवर्सिबल सॉल है, दैट इज़ अनदर प्रॉपर्टी ऑफ दिस लायोफिलिक कोलॉइड्स. एग्जाम्पल है गम, जिलेटिन, स्टार्च, एल्ब्यूमिन इन वाटर. ये सारे जो एग्जाम्पल है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक colloids. Now third classification is on the basis of type of particles of the dispersed phase. First is multimolecular colloids, second is macromolecular colloids. Multimolecular colloids का मतलब क्या है? Multimolecular colloids consist of aggregates of a large number of atoms or smaller molecules whose diameter is less than 1 nanometer. ओके, तो जो कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो सारे मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम है, उसका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से कम हो, देन इट इज़ नोन एज मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स. ओके, तो एक जो कोलॉइड है उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो सारे मॉलिक्यूल्स का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से कम हो, देन इट इज़ नोन एज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स. ये नाम में लिखा हुआ है. मल्टी मॉलिक्यूलर मीन्स कई सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कोलॉइड में, लेकिन उसका जो पार्टिकल साइज है, उसका जो डायमीटर है वो 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए. Second is macromolecular colloids. In these colloids, the molecules have size and dimension comparable to that of colloidal particles. ये macromolecular colloids means ये इसमें जो ये colloid में जो molecules होते हैं उसका size थोड़ा बड़ा होता है. Example क्या है? Proteins, starch, cellulose, etc. Now next is associated colloids. Associated colloids का मतलब क्या है? At low concentration behave as normal strong electrolytes. At high concentration exhibit colloidal state properties due to the formation of aggregated particles. ओके, तो एसोसिएटेड कोलॉइड्स क्या का मतलब क्या है? जो कोलॉइड्स ओके, जो सपोज उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करता है. एक सॉल्यूशन है, उसके अंदर मैंने कोलॉइड डाल दिया है. अगर वो कोलॉइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, देन इट विल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन अगर कोलॉइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा? वो हाई कॉन्सेंट्रेशन के वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा टू फॉर्म एग्रीगेटेड पार्टिकल्स. एग्रीगेटेड मीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ के जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है दैट इज नोन एज एग्रीगेशन. यानी स्मॉलर पार्टिकल जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के लार्ज पार्टिकल बनाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज एग्रीगेशन. एंड ऐसा जब भी होता है दैट इज नोन एज मिशेल्स. The formation of micelles takes place only above a particular temperature called the Kraft temperature and above a particular concentration that is critical Michel concentration. ओके, ये जो मिशेल है दैट मीन्स एग्रीगेशन होता है पार्टिकल्स का इनटू मैक्रोमोलिक्यूल्स. ओके, ये कब होता है? एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होता है एंड ए डेफिनेट कॉन्सेंट्रेशन. वो जो टेम्परेचर जिस पे ये मिशेल बनता है उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, एंड वो कॉन्सेंट्रेशन जब ये मिशेल बनता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल मिशेल कॉन्सेंट्रेशन. एग्जाम्पल इज दैट ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट. नाउ ये जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स एंड एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीमोलिकुलर colloids? Multimolecular colloids are formed by the aggregation of large number of atoms or molecules with diameters less than 1 nanometer. ओके, तो मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स जो है वो ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल से बना हुआ है जिसका डायमीटर, जिसका साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से
कम है, वो जो है वो लायोफिलिक है, दैट मीन्स वो सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है। मॉलिक्यूलर मास इज इंटरमीडिएट, दैट मीन्स मीडियम मॉलिक्यूलर मास है, ज़्यादा भी नहीं है एंड कम भी नहीं है। एंड इट इज़ हेल्ड टुगेदर बाय वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मल्टी मॉलिक्यूलर कॉलॉइड्स में जो अट्रैक्शन है वो कौन से टाइप का अट्रैक्शन है? वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Now second type of colloid is the macromolecular colloids. अब macromolecular colloids कैसे बनता है? It is formed by large sized molecule. ओके जो मैक्रोमोलिकुलर colloids किससे बनता है? by large sized molecules. It is lyophobic in nature, that means वो solvent को attract नहीं करता, उसका जो molecular mass है वो बहुत ही ज़्यादा है एंड इसमें भी वॉन डर वाल्स फोर्स, दे आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग वॉन डर वाल्स फोर्स ड्यू टू लॉन्ग चेन। इसमें भी वॉन डर वाल्स फोर्स ही होता है, लेकिन फर्स्ट जो मल्टी मोलिकुलर कॉलॉइड्स है उसमें वीक वॉन डर वाल्स फोर्स होता है एंड मैक्रोमोलिकुलर कॉलॉइड्स में स्ट्रॉन्ग वॉन डर वाल्स फोर्स होता है। Associated colloids means it is formed by the aggregation of large number of ions in the concentrated solution. Okay, so associated colloids जो है वो कई सारे ions या molecules एक साथ जुड़ जाते हैं तब associated colloids बनता है। वो लायोफिलिक भी हो सकता है या लायोफोबिक भी हो सकता है। उसका जो मास है it has high molecular mass. Associated colloids has high molecular mass and weak van der Waals force of attraction increases with the increase in concentration. जैसे ही concentration बढ़ाया जाता है solution का वैसे ही van der Waals force जो है वो भी increase होता जाता है। अब next topic is preparation of lyophobic salts. सो लायोफोबिक सॉल्ट्स कैसे बनाया जाता है? इसके कई सारे मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज कंडेंसेशन मेथड, सेकंड इज ऑक्सीडेशन मेथड, थर्ड इज रिडक्शन, फोर्थ इज हाइड्रोलिसिस, फिफ्थ इज डबल डिकम्पोजिशन, देन सिक्स्थ इज एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। सो दिस आर द पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर के लायोफोबिक सॉल्ट्स जो है वो कैसे बनता है। So preparation of lyophobic salts by dispersion methods. First is mechanical disintegration by vigorous mechanical agitation. तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है, दैट मीन्स मैंने जो बताया था कि शेकिंग करना मैकेनिकली बाय द हैंड। प्रोसेस ऑफ पासिंग अप of a precipitate into colloidal particles on adding suitable electrolyte is known as peptization. अब peptization एक नया टॉपिक, एक नया डेफिनेशन आया, दैट इज peptization. What do you mean by peptization? Peptization is the process of passing of precipitate into the colloidal particles on adding suitable electrolyte. प्रेसिपिटेट्स जो बना हुआ है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर डालना है। इलेक्ट्रोलाइट एंड प्रेसिपिटेट्स को दोनों को साथ में कोलॉइडल पार्टिकल्स के अंदर डालना है, दैट प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। एग्जाम्पल जो है वो FeOH3 सॉल्यूशन कहाँ से किससे बनता है? फ्रॉम द FeCl3 सॉल्यूशन। FeCl3 में से FeOH3 जो बनता है दैट इज नोन एज पेप्टाइजेशन प्रोसेस। सेकेंड जो है दैट इज Bredig-Arcs मेथड। व्हाट डू मीन बाय Bredig-Arcs मेथड? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसका डिसइंटीग्रेशन किया जाता है, दैट मीन्स उसके अंदर जो आयंस है उसको तोड़ दिया जाता है। Electrical disintegration of a colloidal solution. Example, alternating current is passed through a gold solution. तो Bredig-Arcs मेथड से भी अपने लायोफोबिक सॉल्ट्स बना सकते हैं। तो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, गोल्ड का एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ Bredig-Arc, because of which what happens, it gets converted to lyophobic salts. Now the next topic is purification of colloid.
कोलॉइड्स के जो प्यूरिफिकेशन के कई सारे मेथड्स है। फर्स्ट मेथड इज डायलिसिस। डायलिसिस आपने सुना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस। मोस्टली इट इज़ रिलेटेड विद द किडनी अगर किसी XYZ पर्सन का किडनी फेल हो गया हो देन उसका डायलिसिस किया जाता है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय डायलिसिस इन जनरल। ह्यूमंस का डायलिसिस कब किया जाता है। मेन फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो बॉडी के अंदर जो वेस्ट है उसको निकालना है, लेकिन किडनी ही फेल हो गया तो व्हाट विल हैपन, ये जो वेस्ट है वो अपने ब्लड के अंदर आ जाता है। टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड वी आर डूइंग डायलिसिस। ओके, तो सेम प्यूरिफिकेशन कॉलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए भी डायलिसिस किया जाता है। अब डायलिसिस में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द कोलोइडल पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इम्प्यूरिटीज बाय द डिफ्यूजन थ्रू अ पोरस मेम्ब्रेन सच एज पार्चमेंट, कोलोडियन एक्सेट्रा। ये प्रोसेस में कोलोइडल पार्टिकल्स जो है उसको इम्प्यूरिटीज से कैसे सेपरेट किया जाता है। कोलोइडल पार्टिकल्स जो है वो एक मेम्ब्रेन रखा जाता है, एक सॉल्यूशन है। ओके, सॉल्यूशन को एक मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया जाता है। वो मेम्ब्रेन क्या हो सकता है, पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है या कोलोडियन भी हो सकता है। अब ये जो है कोलोइडल सॉल्यूशन इसमें से पास हो जाएगा, लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्यूरिटी है वो इसके अंदर से पास नहीं होगा। सो बाय दिस वे the colloidal solution can be purified from the impurities present in it. सेकेंड इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। फर्स्ट जो था वो नॉर्मल डायलिसिस है, सेकेंड जो है दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायलिसिस प्रोसेस विच इज एक्सिलरेटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सो आयंस माइग्रेट फास्टर देन द कॉलॉइड्स। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोडायलिसिस में डायलिसिस प्रोसेस तो सेम है डायलिसिस का, बट ये जो मेम्ब्रेन मैंने बोला पार्चमेंट पेपर या कोलोडियन, इसके दोनों साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही अपने पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिसिटी इस पे पास करते हैं या वी आर गिविंग द एनर्जी टू इट, व्हाट इज हैपनिंग, द प्रोसेस ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, द एंट्री मेम्ब्रेन के अंदर से कोलोइडल सॉल्यूशन पास हो रहा है, उसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है। ओके, डिफ्यूजन ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस बिकम्स फास्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन पे अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया तब क्या होगा, प्रोसेस तो सेम हो रहा है लेकिन डिफ्यूजन जो है वो फास्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। थर्ड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ colloids is ultrafiltration. In this process, the colloidal particles are separated by the process of filtration through a filter paper which is impregnated with gelatin or collodion followed by hardening in formaldehyde. अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब देखो, आपने लैब में सबने फिल्टर किया होगा विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। वो जो फिल्टर पेपर है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, यू कैन से नॉर्मल फिल्टर पेपर। ओके, तो आप फिल्टर करते हो तो ऊपर सॉलिड रहता है, नीचे लिक्विड आ जाता है। अगर थोड़ा और अच्छे से करना हो देन व्हाट वी हैव टू डू, वी आर यूजिंग द वॉटमैन फिल्टर पेपर। ओके, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल फिल्ट्रेशन ओनली, बट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या है, फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, फिल्टर पेपर के अंदर जिलेटिन या कोलोडियन को इम्प्रेग्नेट किया जाता है। ओके, इम्प्रेग्नेट मीन्स एक फिल्टर पेपर है उसके बीच में जिलेटिन के पार्टिकल्स को बीच में रखा जाता है ताकि वो जो फिल्ट्रेशन है वो एकदम माइन्यूट हो। फिल्टर पेपर के अंदर भी पोर्स है लेकिन वो जो पोर का साइज़ है दैट मे बी ग्रेटर देन दैट ऑफ 1000 नैनोमीटर, लेकिन मुझे उसका जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर कर देना है, 1000 से 1। तो मुझे क्या करना होगा, वो जो पोर साइज़ है उसको कम करना होगा। पोर साइज़ को कम करने के लिए मुझे इसके अंदर कुछ रखना होगा, तो मैंने क्या रखा हुआ है, जिलेटिन या कोलोडियन। तो इसको मैंने इम्प्रेग्नेट कर दिया फिल्टर पेपर पे और उसको क्या किया, उसको हार्डन किया, फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर उसको डिप कर दिया एंड उसको सुखा दिया। तो यू ऑल नो के
वो जो फिल्टर पेपर है वो हार्ड हो गया एंड उसके अंदर से अगर फिल्ट्रेशन होगा देन माइन्यूट पार्टिकल्स, जो एकदम छोटे से छोटे पार्टिकल्स भी अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं इम्प्योरिटी, वो भी फिल्टर हो जाता है. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अल्ट्रा purification of colloids. The first is dialysis, second is electrodialysis and third is ultrafiltration. अब ये जो मैंने टिंडल इफेक्ट के बारे में बात किया था, सो व्हाट डू यू मीन बाय टिंडल इफेक्ट? When a beam of light falls at right angle to the line of view through a solution, the solution appears to be luminescent and due to scattering of light the path becomes visible. सो यू कैन सी कि सोर्स ऑफ लाइट है वो लेंस में से पास हो रहा है, ट्रू सॉल्यूशन में से पास हो रहा है, तब भी आपको बीम ऑफ लाइट दिख रहा है. देन सॉल्व में से पास हो रहा है, देन ऑल्सो यू कैन सी द बीम ऑफ लाइट, देन वो अपने को स्क्रीन में भी दिख रहा है. सो फर्स्ट जो ट्रू सॉल्यूशन है उसमें से पास हो रहा है तो वो बीम जो है वो अपने को नहीं दिख रहा, लेकिन सॉल के अंदर क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स है. कोलोइडल पार्टिकल्स ये लाइट बीम को स्कैटर कर देगा एंड वो जो एरिया दिख रहा है वो थोड़ा आपको, वो जो एरिया है वो थोड़ा उभर के आएगा. दैट मीन्स यू कैन सी मोर क्लियरली दैट बीम ऑफ लाइट. अगर फिर वो अपने को स्क्रीन पे रखे देन यू कैन सी द लाइट बीम ऑन दैट स्क्रीन ऑल्सो. स्क्रीन के अंदर से वो लाइट बीम पास नहीं हो रहा बिकॉज स्क्रीन इज नॉट अ not an opaque thing. Okay, it is not opaque, that's why it is स्क्रीन के अंदर स्क्रीन पे वो अटक जाता है. अगर वो ट्रांसपेरेंट होता तो वो उसके आर पार पास हो जाता है, लेकिन स्क्रीन जो है वो ओपेक है तो वहाँ पे लाइट रे जो है वो रुक गया. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सोर्स ऑफ लाइट को जो पाथ है वो सॉल्व सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा उभर के आया हुआ है. वाई? बिकॉज ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ कोलॉइड्स. कोलॉइडल पार्टिकल्स लाइट का डिस्पर्शन कर देता है जिसके वजह से बीम ऑफ लाइट अच्छे से दिखता है. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. कोलॉइड्स जो है सॉल्यूशन के अंदर, कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलॉइड्स प्रेजेंट है वो मूवमेंट करते हैं एंड ये जो मूवमेंट है वो कैसा होता है, इट दिस मूवमेंट इज इन द जिगजैग डायरेक्शन. ये जिगजैग मोशन ऑफ कोलॉइड्स किसने दिया था? साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने. साइंटिस्ट बॉटनिस्ट थे वो, उन्होंने ये जिगजैग मोशन के बारे में बताया था. तो ये जो मूवमेंट है उसको ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है. वाई? बिकॉज रॉबर्ट ब्राउन वॉज द फर्स्ट टू शो द जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन पॉलन ग्रेन्स. ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन के रिमेम्बरेंस में वी हैव नेम्ड दिस मूवमेंट एज ब्राउनियन मूवमेंट. तो कोलॉइड्स में मोस्टली जो कोलॉइड्स मूव करते हैं दैट अंडरगोज जिगजैग मोशन एंड ये जो जिगजैग मोशन है उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट. नाउ दिस आर द इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का एक एक्सपेरिमेंट है. इसमें डिटेल में नहीं जाना है. यू कैन सी के ये एक एपैरेटस है, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो रहा है एंड इट इज़ फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स इज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, coagulation or flocculation. Electroosmosis means molecules of the dispersion medium are allowed to move under the influence of इलेक्ट्रिकल फील्ड. इलेक्ट्रिकल फील्ड के इन इन्फ्लुएंस में अगर पार्टिकल्स का ऑस्मोसिस हो रहा हो देन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस. कोआगुलेशन का मतलब क्या है? कोआगुलेशन का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स में से लार्ज पार्टिकल्स बनना. दैट मीन्स अगर 1 नैनोमीटर के पार्टिकल्स है सॉल्यूशन में, वो 1 नैनोमीटर के एक पार्टिकल दूसरे के साथ अटैच हो जाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा? 2 नैनोमीटर. ऐसे 5 अटैच हो जाएगा देन इट फॉर्म्स 5 नैनोमीटर. 5 नैनोमीटर के 2 अटैच हो गए देन इट बिकेम्स 10 नैनोमीटर. तो क्या हो रहा है? पार्टिकल का जो साइज है वो बढ़ रहा है. द इंक्रीज इन साइज फ्रॉम स्मॉल साइज टू लार्ज साइज इज नोन एज कोएगुलेशन और फ्लॉक्यूलेशन. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स. कोलॉइड का जो प्रॉपर्टी है उसमें मेनली जो है वो हार्डी-शुल्ज़ लॉ है.
हार्डी-शूज लॉ क्या बोलता है, कोआगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन द वैलेंसी ऑफ कैटायन और एनायन। कोआगुलेशन प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो प्रॉपर्टी है, हार्डी-शूज लॉ क्या बोलता है, कोआगुलेशन प्रॉपर्टी, दैट मीन्स एक दूसरे के साथ जुड़ने का जो प्रॉपर्टी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अगर कैटायन का वैलेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स +2 हो, +5 हो, +7 हो, तो जो जिसका +7 वैलेंसी होता है उसका कोआगुलेटिंग पावर ज़्यादा होगा, एंड जिसका +1 है उसका कोआगुलेटिंग पावर कम होगा। सो यू कैन सी इन AlCl3, BaCl2 एंड NaCl, Al का क्या है +3, Ba +2, Na+, तो Al+3 का सबसे ज़्यादा होगा कोएगुलेटिंग पावर, Ba2+ का होगा उससे कम, एंड Na+ का उससे कम होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हार्डी-शूज लॉ। फिर ये जो है वो गोल्ड नंबर है, एक टॉपिक दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, दिस विल कम इन द हायर लेवल्स ऑफ योर स्टडी। ओके, सो दिस मच इज इनफ। सरफेस केमिस्ट्री में बेसिक जो है वही मुझे करवाना था, एंड बेसिक इज कंप्लीटेड बाय नाउ अगर कोई भी आपको कलर्स के बारे में पूछे, कैटलिस्ट के बारे में पूछे या एंजाइम के बारे में पूछे, व्हाट इज सरफेस catalysis, surface chemistry, then you know the basic stuff, and this basic is enough for your further interview point of view. So this is okay. अगर डिटेल में करना है then you can do with the help of a reference books also, but at least basic आप लोगों को पता होना चाहिए what is surface chemistry. Okay.